हाल ही के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भारत के लिए कुछ अच्छी सूचनाएं नहीं आ रही हैं। खास करके जब भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने तो जैसे भारत के खिलाफ मोर्चा ही खोल लिया हो। चाहे वो ये दावा हो 35 बार कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध मध्यस्थता से रुकवाया, उसके बाद पाकिस्तान को तवज्जो देना, असीम मुनीर को स्टेट डिनर पे बुलाना, यूनाइटेड नेशंस की काउंटर टेररिज्म कमेटी का प्रेसिडेंट बनवा देना, तालिबान एक्शन कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट बनवा देना, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन दिलवा देना, आईएमएफ से पाकिस्तान को युद्ध के दौरान लोन दिलवा देना। तो बैक टू बैक डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के नाम पे भारत के साथ दबाव बनाने की कोशिश की और यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को चढ़ाते हुए यह कहा कि कुछ दिनों में हमने जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में समझौते किए हैं, तो भारत तेल की खरीदारी पाकिस्तान से करेगा आने वाले समय में। उसने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट किया है पाकिस्तान के अंदर में। तो डोनाल्ड ट्रंप की समस्या तो भारत के लिए बनी ही हुई थी और उसने टैरिफ भी भारत के ऊपर हैविली इंपोज्ड किया, भारत को अलग थलग करने की कोशिश की। इसके बाद यूरोपियन यूनियन ने भी भारत को धमकी देना शुरू कर दिया। अब मजबूरी हो गई भारत के पास कि वो किसी दूसरे खेमे की ओर देखे, क्योंकि 2014 के बाद से लगातार हम अमेरिका की ओर ज्यादा झुक गए थे और यूरोप की ओर तो नॉर्मल ही थे, लेकिन अमेरिका की ओर हमारी विदेश नीति ज्यादा झुकी हुई थी और हम ये समझ रहे थे कि हम क्वाड जैसे संगठन, जिसमें कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत है, हम बना के चीन की बढ़त को रोक देंगे विश्व राजनीति में, या खास करके एशिया में उसकी बढ़त को रोक देंगे, पाकिस्तान को भी नियंत्रित करेंगे। लेकिन अमेरिका की स्थिति यह है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं, तो अमेरिका के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता था। तो अब हम जब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में गए हमारे प्रधानमंत्री, तो यह कहा गया कि ये मजबूरी में चीन के साथ खड़े हो रहे हैं और कुछ बातें सही भी दिखी। हाल में 2 घटनाएं हैं जो ये बताती हैं कि चीन शुरू से ही संदेहास्पद था और आज भी संदेहास्पद है। हालांकि स्पष्ट रूप से कह नहीं सकते कि सऊदी पाकिस्तान के डील में चीन का हाथ है, लेकिन हम उस मामलों का विश्लेषण करेंगे कि इसके पीछे कौन है। अमेरिका है, सऊदी अरब खुद ये डील करना चाहता था, इजराइल है कि चीन है, कौन सी ऐसी मुद्दे हैं, इसके ऊपर हम पड़ताल करेंगे। भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, पाकिस्तान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, सऊदी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, अमेरिका चीन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पूरे क्षेत्रीय जो ढांचा है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस सब मामले की जांच करेंगे हम इस सेशन में। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। अब ये जो सऊदी पाकिस्तान की डील हुई, तो ये जो समस्या दिख रही है, खास करके ऑपरेशन सिंदूर के पहले आप देखेंगे तो यही पाकिस्तान एकदम अलग थलग पड़ा हुआ था। आप इसकी स्टेटमेंट भी देखिए शहबाज शरीफ की, तो बार बार कहता था कि हम जब किसी दूसरे राष्ट्र के यहाँ जाते हैं तो हमें समझता है कि हम भीख मांगने आए हुए हैं, बेगिंग करने आए हैं। और असीम मुनीर की भी स्थिति बहुत खराब थी, इसको इमरान खान ने ही नियुक्त किया था और क्रेडिबिलिटी की क्राइसिस थी, तो इन दोनों की स्थिति बहुत खराब थी। पाकिस्तान में मिलिट्री के अंदर ही उनका लोकतांत्रिक ढांचा आता है सो कॉल्ड। तो पाकिस्तान के जितने भी हुक्मरान रहे हैं, वजीर आजम रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, वो पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स के बूट के नीचे रहे, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ हो। नवाज शरीफ को देखिए कैसे थोड़ा सा विरोध करने पे मुशर्रफ ने उखाड़ फेंका था, और ऐसे ही हालत शहबाज शरीफ की है, बोल ही नहीं पाते हैं ये असीम मुनीर के पास। तो पाकिस्तान में एक तो बहुत बड़ी दिक्कत चल रही थी, फाइनेंशियल क्राइसिस थी, उधारी पे काम चल रहा था, चीजें बहुत महंगी हो रही थी, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो अलग थलग हो रहे थे, आतंकी राष्ट्र का थप्पा अलग से लग गया था। वहां भी तहरीके तालिबान और तहरीके पाकिस्तान जैसी संगठन वहां सक्रिय है, वहां भी आतंकवादी घटनाएं होती रहती थी। कराची, इस्लामाबाद में धमाके सुने जाते थे। बलूचिस्तान का जो उनका मिनरल रिसोर्स बेस्ड क्षेत्र है, वो भी अलगाव की क्रांति अलग चल रही थी। तो पाकिस्तान बहुत डिस्टेबलाइज था। चीन ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वहां चल रहा था, उसमें चीन के अधिकारियों और इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों के ऊपर आतंकवादी हमले होते थे। तो एक तरीके से पाकिस्तान की बुरी हालत थी। सऊदी अरेबिया ने भी लोन देने से इनकार कर दिया था, इनको आईएमएफ भी लोन नहीं दे रहा था, डिफॉल्टर स्टेट बनने वाला था। अचानक ऐसा क्या हो गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कि पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अचानक से लाइमलाइट में आता हुआ दिख रहा है, खास करके डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे
तो वो भारत से अधिक बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के पक्ष में कोई भी बड़ा देश खड़ा नहीं हुआ, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो फ्रांस हो जिससे हमारा रक्षा समझौता है, और रूस हो। रूस इसलिए नहीं खड़ा हुआ क्योंकि हमने कभी रूस का खुल के समर्थन किया नहीं रूस यूक्रेन वॉर में। अमेरिका ट्रस्ट के लायक है नहीं। हमने एक समय बड़ा क्लोज संबंध बनाए थे। मोदी जी ने अपनी पर्सनल एफर्ट्स की थी, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराए गए, और बार बार यह दावा किया गया कि भारत और अमेरिका एक सच्चे मित्र हैं। लेकिन अमेरिका की मित्रता गिरते हुए रेत जैसा है। तो ये आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से पाकिस्तान से सऊदी अरब को सिक्योरिटी लेनी पड़ गई। अब ये सिक्योरिटी का काम तो अमेरिका करता है। अमेरिका दुनिया के 52 देशों को सिक्योरिटी देने का काम करता है, और अगर इनडायरेक्टली देखें तो 69 कंट्रीज, डायरेक्टली तो 52 कंट्रीज, और इनडायरेक्टली 69 कंट्रीज को ये सुरक्षा देता है। कौन? यूएसए। उसमें सऊदी अरेबिया भी है, गल्फ कंट्रीज भी हैं। गल्फ कंट्रीज में वो 6 देश आते हैं, सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, कुवैत, इस तरीके के देश आते हैं, बहरीन। तो ये सब देश जो है पेट्रोलियम वाले देश हैं, बहुत हाई मिनरल रिच कंट्रीज हैं, और इन सबको भी सुरक्षा देने का काम करता है। इसके अलावा उसने जापान को, थाईलैंड को, कोरिया को भी अलग से सुरक्षा दे रखी है। दुनिया के कई सारे देशों में वो सुरक्षा देने का काम करता है। अमेरिका का सुरक्षा बजट दुनिया में सबसे अधिक है, $800 बिलियन। $1 बिलियन में लगभग 8,500 करोड़ रुपए होते हैं। तो लाखों करोड़ तो वो अपना रक्षा बजट खर्च करता है, और कमाई उसकी डायरेक्टली हथियार बेच के ज्यादा नहीं होती है, $300 बिलियन के आसपास। लेकिन वो इनडायरेक्ट तरीके से डिप्लोमेटिक दबाव बना के, विश्व राजनीति को प्रभावित करके, धीरे धीरे देशों के रिसोर्सेज पे कब्जा करके, आर्थिक नीतियों को प्रभावित करके $ट्रिलियन की कमाई करता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका की सिक्योरिटी के बावजूद ये पाकिस्तान की ओर चले गए? तो पाकिस्तान को खुल के ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने समर्थन किया। हमारे मिलिट्री अधिकारियों ने भी कहा कि हम कई दुश्मनों के साथ एक साथ लड़ रहे थे। चीन ने लाइव डेटा शेयरिंग की, टर्की ने अपने ड्रोन्स दिए, अजरबैजान भी पीछे खड़ा था। कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया पैसा दे रहा था। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के संबंध नए नहीं हैं। जब पाकिस्तान ने अपने को इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर किया तो सबसे पहला देश था यही सऊदी अरब जिसने कि पाकिस्तान को मान्यता दी, और जब भी सऊदी अरब में कोई दिक्कत आई है तो पाकिस्तान जाके हेल्प करता रहा है। चाहे मक्का पे कब्जा कर लिया गया 1979, वहां पे हजारों सैनिकों को भेजा गया, वहां के सैनिकों को ट्रेनिंग दी गई। आज भी सऊदी अरब में पाकिस्तान के मिलिट्री पर्सनल्स डिप्लॉयड हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इनका संबंध बहुत पुराना है। जब 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया पोखरण में, पोखरण 2, और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में किया, तो पाकिस्तान को भी अब किसी भी हालत में करना ही था। पाकिस्तान की खासियत यह है कि खाने के लिए आटा ना हो, खाना ना हो, लेकिन उन्होंने मिसाइल जरूर बनाई, परमाणु बम जरूर बनाया। हालांकि इधर उधर चोरी के मामले भी आते हैं सामने, और पाकिस्तान के द्वारा ईरान को भी बेचा गया, उत्तर कोरिया को भी बेचा गया, बहुत मसले रहे। तो उस दौर में जब भारत और पाकिस्तान दोनों के ऊपर सैंक्शन लगे तो भारत तो अपनी इकोनॉमी की वजह से सरवाइव किया, सक्सेसफुली उससे बाहर निकला, और पाकिस्तान को सऊदी अरब ने डायरेक्टली हेल्प की। 50,000 बैरल लगभग डेली इनको फ्री का पेट्रोलियम प्रोडक्ट दिया जाता था, क्रूड ऑयल दिया जाता था पाकिस्तान को, तब जाके ये सरवाइव कर पाए। तो इंटरनेशनल सैंक्शन से ये सऊदी अरब की वजह से सरवाइव कर पाए। बीच में 2024 के दिसंबर के आसपास में इनको $3 बिलियन का लोन भी सऊदी अरब ने दिया था। आपको याद होगा कि जब इमरान खान प्रधानमंत्री था तो वहां पे जब मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस सऊदी अरब का जाता है तो उसको ड्राइवर बन के वो रिसीव करते हुए अपने प्रधानमंत्री आवास तक ले गया। तो ये स्थिति इनकी दिखती है, बड़ा क्लोज रिलेशन दिखता है इनका। और पाकिस्तान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हैं, OIC, 57 देश हैं कुल दुनिया में इस्लामिक कंट्रीज, एकमात्र पाकिस्तान ही है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो पाकिस्तान ने ये तो काम किया है कि चाहे खाने को हो चाहे ना हो, लेकिन बॉम्ब बना लिया, और जनता भी इसी में खुश रहती है। इसीलिए हैप्पीनेस इंडेक्स में ये एकदम टॉप पे रहते हैं। आप देखिए सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की जो पूरी नैरेटिव है वो यही है कि हमने युद्ध जीत लिया है। कोई क्रिकेट मैच होगा तो कहेंगे कि ICC और BCCI फ्रॉड कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी हो तो वो एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं हार का। यहां पे सीज फायर हुआ तो देखिए बात सही है कि 3-4 देश एक साथ लड़ रहे थे, सऊदी अरब का पैसा था, और भारत की सेनाओं ने अदम्य पराक्रम दिखा के और इस युद्ध में बढ़त बना ली। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि एक साथ अगर इतना सपोर्ट मिले
तो भी भारत ने फ्रंट फुट पे इसको खत्म किया, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हार गए, हम नैरेटिव को सेट नहीं कर पाए। युद्धों में विमान गिरना ना गिरना बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन यहां राफेल के ऊपर चर्चा होने लगी। क्यों? क्योंकि चीन ने एक नैरेटिव गेम बना रखा था सोशल मीडिया के थ्रू। उनके फेक अकाउंट्स टूल किट काम कर रहे थे, जो ये प्रचारित कर रहे थे कि वेस्टर्न जो हथियार है वो खराब है, राफेल जैसे चीजें खराब हैं, अमेरिका की जो इक्विपमेंट्स है खराब है, हमारी हथियारें PL-15 मिसाइल या JF-17 जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। और चीन ने एडवांटेज बनाने की कोशिश की डिफेंस मार्केट के अगेंस्ट में, क्योंकि पश्चिम के देश ही हथियारों का सौदा करते हैं, तो चीन अपने को एक सस्ते टिकाऊ मार्केट के रूप में दिखाना चाहता था। तो पाकिस्तान और भारत का युद्ध उसके लिए एक लेबोरेटरी था, इसलिए वो सपोर्ट कर रहा था। और उधर जो टर्की है वो मुस्लिम भाईचारा दिखा रहा है। टर्की में खुद जो एर्डोगन है वो एक तानाशाह है और उसके खिलाफ ही कितने विद्रोह चल रहे हैं, वो भी मारा जाएगा जैसे अरब स्प्रिंग में लोग मारे गए थे। खैर, तो इनको ये फायदा हो गया कि अब भारत उस नैरेटिव को ठीक करने में काबिल नहीं हुआ। आप भारत के विदेश मंत्रालय से जब भी कोई टिप्पणी सुनेंगे, अभी जैसे भारत के विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी की पाकिस्तान और सऊदी के समझौते के ऊपर कि हम अध्ययन कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, फिर भारत की सरकार ने कहा हम अध्ययन कर रहे हैं। चीन कोई काम करता हम अध्ययन कर रहे हैं। कितना अध्ययन करोगे भाई? आपका काम अध्ययन करना नहीं है, आपका काम है कि उस हिसाब से कंटिन्यूअस तैयारी करना है। जब जब मौका आए तो वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमें फायदा मिलना चाहिए। अब पाकिस्तान को अलग थलग करने की बजाय अब तो हमने इसके हाथ में, इसका हाथ सर पैर सब कढ़ाई में डाल दिया। तो इस समझौते की एक पॉइंट मान सकते हैं, और वो है 9 सितंबर के आसपास में कतर के ऊपर इजराइल ने हमला कर दिया। इजराइल ने ईरान के ऊपर भी हमला किया है और खुल के अमेरिका उसको समर्थन करता है। यहूदी लॉबी पूरा अमेरिका में कंट्रोल करती है व्यवस्था को, इसलिए अमेरिका मजबूर है इजराइल को समर्थन के लिए। तो यहां पे इजराइल ने जैसे ही हमला करना शुरू किया इन क्षेत्रों में, तो अभी अभी जब डोनाल्ड ट्रंप का दौरा कतर की ओर हुआ था या सऊदी अरब की ओर हुआ था, तो उनको बाकायदे जो F-16 विमान है उनको ऑनर भी दे रहे थे, उनके साथ साथ उड़ रहे थे। और सऊदी अरेबिया के साथ $600 बिलियन की डील करके आ गए डोनाल्ड ट्रंप, कतर के साथ $300 बिलियन की डील करके आ गए, और सुरक्षा की गारंटी भी थी। इसके बावजूद भी इजराइल मार रहा है उनको। तो ये लोग अब समझ गए कि हमें क्या करना होगा, अमेरिका से दूरी बनानी होगी, अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। और उन्होंने अब पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं नैरेटिव वॉर तो जीतने में सक्षम हो ही गया चीन के सहयोग से, और उन्होंने ये दिखाया कि इन्होंने भारत का जम के मुकाबला किया। भारत के जो कार्रवाई थी उसके आगे ये झुके नहीं, और इन्होंने भी जवाबी कार्रवाई की और सीज फायर हुआ। अब भारत कहता है कि पाकिस्तान ने DGMO के थ्रू आवेदन भेजा, रिक्वेस्ट किया, और पाकिस्तान कहता है कि भारत ने रिक्वेस्ट भेजा। अब तो अंदरूनी बात वही जाने, लेकिन सीज फायर होना कहीं ना कहीं एक संदेह में तो डालता ही है डोनाल्ड ट्रंप के दावे। या जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट भेजा, इसका मतलब वो कमजोर हो गया होगा, जैसा प्रशांत किशोर कहते हैं कि वो कमजोर हो गया था, और जो कमजोर होगा उसी ने रिक्वेस्ट भेजा है। तो आप 2-3 दिन और चला देते, पाकिस्तान को घुटने के बल ला देते, दबाव में ला देते, तो ये दावा भी संदेहास्पद थोड़ा सा हो जाता है। खैर, अंदर की बातें क्या हैं, बाकी तो हम अपनी सेना और सरकार के ऊपर ही भरोसा करेंगे, उड़ती बातें तो बहुत सारी हैं। तो अब इस डील में क्या किया गया, अब ये सब तो मैंने सिक्योरिटी सिनेरियो की चर्चा कर दी कि ये पूरा मामला क्या था। ये जो स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, इस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट की खास बात क्या है कि इसमें यह कहा गया है कि हम म्यूचुअल कमिटमेंट करते हैं एक दूसरे की सुरक्षा के लिए। अगर एक देश पे कोई हमला होगा तो इसको दोनों देश उसी स्तर पे समझेंगे और कलेक्टिव रिस्पॉन्स करेंगे। नेटो में भी ऐसी रिस्पॉन्स की व्यवस्था है। नेटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी सिक्योरिटी डील की गई है जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्स होगा, कलेक्टिव सिक्योरिटी होगी, सामूहिक सुरक्षा दोनों देशों की, ऐसा कहा गया। यही सबसे खतरनाक वाला क्लॉज है, क्योंकि ऐसी डील्स तो बहुत सारी होती रहती हैं, हमारे प्रैक्टिस सेशन भी होते रहते हैं, ड्रिल्स भी होती रहती हैं, लेकिन यहां पे ये वाला जो है खतरनाक क्लॉज है। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा कह नहीं सकते, क्योंकि भारत के भी सऊदी अरेबिया के साथ $42 बिलियन का ट्रेड है, और अब हम ये कह नहीं सकते कि ये डील जो है
इंडिया और सऊदी के संबंधों को प्रभावित करेगा, क्योंकि $42 बिलियन में तो $30 बिलियन वही हमें एक्सपोर्ट करते हैं। 5 सालों का ट्रेंड यही है, तेल हम खूब खरीदते हैं, हमारा ये बड़ा साझेदार है सऊदी अरब। तीसरे रैंक पे आता है तेल मंगाने में। अगर आप तेल मंगाने के लिए देखें, पेट्रोलियम, जैसे यहाँ सऊदी अरब से हम क्या मंगाते हैं सबसे अधिक? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, पेट्रोलियम और LNG, LPG, इस तरीके की चीजें, उर्वरक, फर्टिलाइजर्स, यही सब मंगाते हैं। तो ये लोग तो हमसे बहुत फायदा कमा रहे हैं। अमेरिका से भी अधिक ट्रेड, अमेरिका का $40 बिलियन के आसपास का ट्रेड है सऊदी अरब के साथ, और यहाँ पे तो वो अमेरिका के साथ तो घाटे में है और हमारे साथ तो वो फायदे में है, ट्रेड सरप्लस में है $30 बिलियन का। तो भारत के संबंध प्रगाढ़ हुए हैं गल्फ कंट्रीज के साथ 2014 के बाद से। तो यहाँ पे इतनी बड़ी डील को छोड़ के, और पाकिस्तान का अगर देखें तो खाली $5 बिलियन का ट्रेड है। तो अगर देखें तो भारत की इतनी बड़ी बाजार और ट्रेड को छोड़ के एटलीस्ट ये गलती तो नहीं करेगा सऊदी अरब कि वो पाकिस्तान के साथ खुल के भारत के खिलाफ आ जाए। लेकिन हाँ, चुनौती तो बढ़ गई, क्योंकि अब पाकिस्तान के ऊपर, मान लीजिए पाकिस्तान तो आदत से बाज आएगा नहीं, दोबारा से कोई ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटना हुई भारत की ओर से, तो अब सऊदी अरब किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा? क्या वो केवल पैसे से सहयोग करेगा या मिलिट्री सहयोग भी करेगा? हालांकि उसकी मिलिट्री इतनी एडवांस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान एक गरीब देश है और उधार ले लेके काम चल रहा है। अब उनको फायदा हो गया, सारी उधारी माफ हो जाएगी और अभी उनको $3 बिलियन का और लोन देंगे। और एक अनुमान लगाइए कि क्या अंतर है। इनका कुल रक्षा बजट $78 बिलियन का है, माने भारत के बराबर। भारत का लगभग $85 बिलियन का डिफेंस बजट है, पाकिस्तान का खाली $8 बिलियन, कहीं कहीं $10 बिलियन भी लिखा होगा। तो आप समझिए कि भारत से तो ये 8-9 गुना कम है, और लगभग सऊदी अरेबिया का बजट हमारे बराबर है। इनकी आबादी 3.5 करोड़ के आसपास है। तो आप सोचिए कि पूरा पैसा ये क्या करेंगे, पाकिस्तान की ओर भेजेंगे। और यहाँ ये रक्षा में तो मिलिट्री ही सारा कुछ देखती है, पान की दुकान से लेके और फैक्ट्री तक। तो यहाँ मिलिट्री के अधिकारियों की चांदी हो गई, असीम मुनीर की चांदी हो गई, और ये लोग नेता भी चोर चकारे ही है वहां पे। लंदन में और UAE में देखिए महल बना के रखा हुआ है शरीफ परिवार ने, इन्होंने बहुत लूटा है पाकिस्तान को। तो यहाँ पे सारा पैसा डाइवर्ट हो जाएगा वो पाकिस्तान की ओर, डिफेंस का एक बड़ा बजट, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हमको सुरक्षा चाहिए। हालांकि इस डील में कोई दम नहीं है, भारत को भी उतना प्रभावित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत के अपने संबंध हैं, आर्थिक संबंध बहुत तगड़े हैं। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के समय में आपको दिखा भी होगा कि वहां के उच्चाधिकारी भारत आते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, तो एक अपना संबंध बना हुआ है। दूसरी बात, UAE के साथ भी हमारा बढ़िया संबंध है। UAE और सऊदी अरब एक दूसरे के साथ अच्छे संबंधों में है। तो एक तरीके से देखा जाए तो भारत के ऊपर इस डील का कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पे थोड़ी हार तो लग रही है, कूटनीतिक रूप से जरूर हम पिछड़ गए हैं, लेकिन एक्टिव टाइम में अब कुछ पता नहीं है कि सऊदी अरब डायरेक्ट हेल्प कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि हाँ, पैसे से जरूर सपोर्ट करेगा। तो पाकिस्तान की तो चांदी हो गई। तो यहां पे ये चीज दिखाई दे रही है। अब सवाल ये है कि दूसरा जो कहा गया इसमें कि एक जिसे बोलते हैं कोऑपरेशन, जिसे डिफेंस कोऑपरेशन कह लेते हैं, ट्रेनिंग होगी, मॉक ड्रिल्स होंगे और एक तरीके से इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी। तो डिफेंस कोऑपरेशन की बात की गई है कि हम रक्षा सहयोग करेंगे सऊदी अरब और पाकिस्तान। तीसरी बात कही गई है कि ज्वाइंट डेटरेंस की बात की गई है कि अगर कोई भी देश अगर इन दोनों देशों के ऊपर कोई भी एक तरीके से कार्रवाई करने की कोशिश करेगा तो ये दबाव बनाएंगे। और ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान का रक्षा मंत्री है, जिसने कहा था कि इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया हाउ जेट्स वर डाउन, उसने कहा था कैसे हमने राफेल को मार गिराया पूरी सोशल मीडिया पे, तो उसको लेके फैला हुआ है, तो पूरा मीम बने हुए थे। तो ज्वाइंट डिटरेंस मतलब ये होता है कि प्रतिरोध। वो ये कह रहा है कि ये आक्रामक समझौता नहीं है, लेकिन ये केवल ये है कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई करेगा तो हम ज्वाइंट तरीके से उसका जवाब देंगे, और एक तरीके से एग्रेशन को रोकने के लिए है। फिर वो कहता है कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला, अब तो साफ हो गया है, शुरुआत में साफ नहीं था, कि अब किसी भी तरीके की जरूरत लगेगी तो न्यूक्लियर डिटरेंस का भी ये लोग सहयोग देंगे, मतलब कि न्यूक्लियर कार्रवाई भी कर सकते हैं। पाकिस्तान को उस तरीके से डेवलप किया जाएगा। और सबसे बड़ा नुकसान भारत को ये है, और अमेरिका को भी कह सकते हैं, कि इसमें ये मामला UAE तक एक्सटेंड हो सकता है, कतर तक हो सकता है, कुवैत तक जा सकता है, एटसेट्रा। तो ये जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी है, ये जो कह रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो इन देशों की सिक्योरिटी कर पाए। इजराइल के ऊपर तो कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि अमेरिका का हाथ है। अब ये कह रहे हैं कि इजराइल से सुरक्षा के लिए क्या पाकिस्तान के पास ये फैसिलिटी है कि वो इजराइल तक बम मार सके?
ईरान और जब इसराइल का युद्ध हो रहा था हाल में, तो जैसे ही ईरान के एक उच्चाधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान ने हमें कहा है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी हम से हमारी सहायता करेगा, तो पाकिस्तान डर गया कहीं इसराइल हमारे ऊपर कार्रवाई ना कर दे, क्योंकि इसराइल तो डरने वाला है नहीं नेतन्याहू। तो इन्होंने तुरंत हाथ खड़े कर लिए। यहां भी यही होगा। पाकिस्तान एक तरीके से समझिए कि जंगल का वो जैकॉल है, एक होता है ना कि वो फॉक्स मान लीजिए या जैकॉल मान लीजिए कि वो जंगल में घूम रहा है और बचा खुचा जो मान से सड़ा गला वो खा रहा है और अपना पेट भर रहा है। ये वही है जो शेर ने छोड़ दिया है। लेकिन इस डील का बहुत फायदा हो गया, क्योंकि ये जो गल्फ कंट्रीज हैं ये बहुत इनके पास पैसा है, तो पाकिस्तान अब डरा डरा के पैसा खाएगा। जैसे उसने अमेरिका को आतंकवाद के नाम पे खूब डॉलर बनाए, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, जो डोनाल्ड ट्रंप भी अपने पहले वाले कार्यकाल में कह चुका था। तो पाकिस्तान का तो फायदा हो गया। हमारे लिए थोड़ा नुकसान ये हुआ कि हम थोड़े डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पिछड़ते दिखे। इसके बावजूद कि पाकिस्तान में ही बैठा हुआ है हाफिज सईद या मौलाना मसूद अजहर जैसे लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर में, और तभी ये डील हो जाती है। तो अब समस्या ये है कि कोई आतंकी कार्रवाई होगी तो भारत डील कैसे करेगा? क्या वो ये कहेगा सऊदी अरब से कि भाई आप इस मामले को डील करिए? सऊदी अरब क्या रिस्पॉन्ड देगा? तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है एक तरीके से। हालांकि हमारे संबंध मजबूत हैं, लेकिन अब कैसे क्या रूप लेगा ये आगे ही बताएगा। कहीं ना कहीं हम थोड़े से कमजोर हुए। हम ये मान लेते हैं कि हम खाली विदेश नीति को ऐसा मान लेते हैं कि विदेश यात्रा कर ले कोई, जैसे प्रधानमंत्री विदेश यात्रा करते हैं तो यहाँ पे मीडिया चिल्लाना शुरू कर देती है कि जिसे गोदी मीडिया भी कहा जाता है, क्योंकि वो एक ही नैरेटिव बताते हैं। गोदी मीडिया ऐसा नहीं, किसी सरकार में जिसकी सरकार रहेगी मीडिया उसी की गोदी में चली जाएगी। कांग्रेस के समय में भी ऐसा था। तो विदेश यात्रा के शुरू होने के बाद ही कह दिया जाता है कि ये सक्सेसफुल हो गई। अभी इसका परिणाम क्या निकला इसका कुछ पता ही नहीं लगा। और फालतू की बातें कि गले मिल लिया, हाथ मिला लिया, गले पड़ गए और इस तरीके की बातें, प्लेन ने ऑनर दे दिया, और इस तरीके की फालतू बातों को, पर्सनल संबंधों को प्रचारित किया जाता है कि देखिए विदेश नीति कितनी मजबूत हो गई है, जबकि विदेश नीति में कुछ भी पर्सनल नहीं होता है। ये एक डिप्लोमेटिक, एक कूटनीति है जो पर्दे के पीछे चलती है। अब कहा गया कि जब पहलगाम का हमला हुआ था, आतंकी हमला, तो उस समय प्रधानमंत्री वहीं पे थे सऊदी अरब में, और कहा गया कि देखिए इनकी जो विमान है उसको सऊदी के F-16 प्लेन्स ने ऑनर दिया, गार्डिंग की, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप को किया। और इसको लेके खूब हो हल्ला मचाया गया कि भारत कितना सक्सेसफुल विदेश नीति बनाता है। अब तो पोल खुल रही है। अभी जब ये गया था शहबाज शरीफ तो उसको भी उसी तरीके से ऑनर दिया सऊदी अरब ने। और देखिए जो पाकिस्तान से लोग मिलने से इनकार करते थे अब उनको स्टेट ऑनर मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद की जो नैरेटिव है, युद्ध में तो हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, हमारी सेनाओं ने अदम्य साहस दिखाया, लेकिन जो नैरेटिव वॉर थी उसमें कहीं सरकार भारत की पिछड़ गई। और यही वजह है कि जिस पाकिस्तान को लोग फोन उठाने से मना कर देते थे, जिससे मिलते नहीं थे, कुछ शहबाज शरीफ ने कहा था, आम जनता भी पाकिस्तान में विद्रोह की स्थिति में थी, अचानक से देखिए इनका सब सेटल हो गया और इनको स्टेट ऑनर मिलने लगा। तो कहीं ना कहीं कमजोरी तो है। अब जब भारत के प्रधानमंत्री गए मोहम्मद बिन सलमान से मिलने, तो भारत ने एफर्ट किया है गल्फ कंट्रीज को अपने करीबी लाने के लिए। आप देखिए 5 सालों में 2018 से लेकर और 2025 के आसपास तक आप देखेंगे कि ट्रेड भी दुगुना हो गया। पहले लगभग $5.5 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते थे गल्फ कंट्रीज में, अब वो $12 बिलियन हो गया है। तो फायदा तो हुआ है। और जो इंपोर्ट है तेल का वो तो कांस्टेंट बना हुआ है 28-30 बिलियन डॉलर के आसपास में। देखिए वही मैं कह रहा था कि पाकिस्तान लगातार ये कह रहा है कि जो है हम वो लोग समझते हैं कि हम पैसा मांगने आ गए हैं और इसीलिए हमारी जग हसाई होती है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सारा खेल बदल गया। और कुछ कमजोरियां ये भी रही कि जैसे ये चौधरी अहमद शरीफ चौधरी है पाकिस्तान का, जो एक तरीके से डायरेक्टर है ISPR का, वो जो वहां के मिलिट्री है उसका रिप्रेजेंटेटिव है। तो देखिए कैसे धमकी भरे, ये लोग बैकफुट पे थे, लेकिन इनका आप बोलचाल देखिए कितना एग्रेसिव ये बात कर रहे थे। भले ही ये मर जाएंगे लेकिन एग्रेसिव बात करना नहीं छोड़ेंगे। ऐसा लग रहा था कि ये दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है। इनकी बातचीत देखिए, इनके पास कोई वीडियो फुटेज नहीं थी, कार्रवाई कहां कर रहे हैं कुछ पता नहीं था। इनके 11 बेसेस उड़ा दिए गए, इनके 9 आतंकी अड्डे उड़ा दिए गए, 100 से अधिक आतंकी मार डाले गए। और इनके साथ इतनी सहयोग के बावजूद भी ये नहीं टिक पा रहे थे। हमने वीडियो फुटेजेस जारी की, इनके पास कुछ भी नहीं था। ये वीडियो गेम का वो जो है सीन दिखा के कह रहे थे कि हमने भारत के बेसिस को उड़ा दिया। खैर, तो इनका जो है मामला, अब हम लोग थोड़े सॉफ्ट तरीके से, हमारी डिप्लोमेसी कुछ ऐसी थी कि हम लोग सॉफ्ट तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे थे। तो चलिए यहां तक तो ठीक है, हम अपने को अनपढ़ नहीं दिखा सकते पाकिस्तानियों जैसा। और कर्नल सूफिया कुरैशी हो या हमारे विक्रम मिस्री हो या जो
हमारी विंग कमांडर हों। तो इस तरीके से इन लोगों ने बड़ा अच्छे से एक जो है रिप्रेजेंट किया भारत की मिलिट्री को, बड़ा बैलेंस था। यहां तक तो ठीक है। अब गड़बड़ी कहां से हो गई? गड़बड़ी हुई जब सीडीएस अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग टीवी को, जो कि बदनाम है इसलिए कि ये भारत विरोधी भी न्यूज चला देता है, तो ये गए सिंगापुर में जाके ब्लूमबर्ग टीवी को इंटरव्यू दे दिया, कह दिया कि हमारे जेट्स डाउन है। अब भले ही ये ठीक स्टेटमेंट हो, खराब हो, लेकिन मेरी समझ से तो यहां थोड़ा तालमेल की कमी दिखाई दी सरकार और मिलिट्री के अधिकारियों के बीच में, क्योंकि कोई भी अंदरूनी बात आप इंटरनेशनल मीडिया में नहीं कह सकते। अगर एक दो रफेल गिर भी गए हो तो युद्धों में कौन सी बड़ी बात है, और वो अंदर इंटरनल स्क्रूटनी की बात है। आप कहीं इंडोनेशिया में जाते हैं, वहां बोल देते हैं कि सरकार ने रेस्ट्रेन किया था, इसकी वजह से हमारे विमान गिर गए। चौहान जी गए तो वहां पे जाके बोल दिया ब्लूमबर्ग टीवी के सामने कि हमारे प्लेन गिरे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है कि क्यों गिरे हैं। ये सब स्टेटमेंट देने की कोई जरूरत नहीं थी इंटरनेशनल मीडिया में, वो आप सरकार से बात करते। तो यहां थोड़ा कम्युनिकेशन गैप दिखा। मुझे लग रहा है कि सरकार और मिलिट्री के अधिकारियों में कम्युनिकेशन गैप हो गया कि कैसे इस मामले को प्रस्तुत करना है अंतरराष्ट्रीय मंचों पे, और पूरा जो हमारी नैरेटिव थी वो राफेल पर टिक गई। बताइए, पाकिस्तान और चीन यही तो चाहते थे कि फ्रांस और वेस्टर्न जो हथियार है उनको नीचे दिखाएं, भारत की एयरफोर्स की क्षमताओं को नीचे दिखाएं, डिफेंस की क्षमताओं को नीचे दिखाएं, जबकि बहुत बढ़िया प्रदर्शन हुआ है। एक दो विमान तो गिरते ही हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है युद्धों में। तो हम कहीं इस नैरेटिव गेम में पीछे पड़ते गए और डोनाल्ड ट्रंप को भी हम अपीज नहीं कर पाए। इसके बावजूद कि सो कॉल्ड हमारे बड़े क्लोज रिलेशन थे, तो कहीं ना कहीं हमारी डिप्लोमेसी पीछे आती हुई दिखी है। और अब जैसे हम कह रहे थे कि देखिए हमारी डिप्लोमेसी कैसे काम कर रही है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, और इसलिए हमने सिंधु जल समझौता 1960 वाला तोड़ दिया, और उसके तुरंत बाद मैच होने लगा। सुनील गावस्कर ने कहा कि सरकार ने इसकी सहमति दी। अभी भी एशिया कप चल ही रहा है, हालांकि 2 मैचों में हमने पाकिस्तान को हराया है, लेकिन जरा इस हैरिस राव को देखिए, ये 6 जेट्स डाउन होने का इशारा कर रहा है। साहिबजादा फरहान दिखा रहा था कि किस तरीके से हमने शूट आउट किया। तो बताइए इस तरीके का इंटरनेशनल क्या हमारी स्थिति बन रही है? क्या ये मैच इतना जरूरी था? अगर कैंसिल हो, और बाकी खेलों में भी हम पाकिस्तान के साथ खेल ही रहे हैं, चाहे फुटबॉल हो, हॉकी हो, क्यों खेल रहे हैं भाई? अगर हमने डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ दी हैं तो एक तरीके से तो हम फिर से पाकिस्तान के नैरेटिव में फंस रहे हैं। ये कहना कि हम 2045-47 में और 2036 में हम ओलंपिक कराएंगे, कॉमनवेल्थ कराएंगे, इसके लिए हमारी बिडिंग कमजोर होगी, बकवास बातें हैं। ओलंपिक न भी हो तो क्या कौन सी तबाही आ जाएगी? पहले देश को ठीक करिए। ओलंपिक करा के देश की इमेज नहीं बदलने वाली। पहले आधारिक ढांचा ठीक करना होगा, रोजगार की समस्या को हल करना होगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होगा, चीजें घर के अंदर ऑर्गेनाइज पहले करनी होंगी, जैसे चीन ने किया। तो ये फालतू बात है। ये बीसीसीआई का क्या मसला है वही जाने। फिर से फाइनल भी भारत पाकिस्तान के बीच होने वाला है। तो ये सब समस्याएं, अब बताइए, ये जिनके घरों के 26 हमारे लोग जो बेचारे टूरिस्ट बन के गए थे सरकार के आश्वासन पे, इनकी ब्रूटल हत्या पहलगाम में कर दी गई, और ये ब्रॉड डेलाइट मर्डर था। अब सोचिए क्या उनके दिलों में बीत रही होगी इस मैच के बाद से। और हमारे 13 जवान भी शहीद हुए। तो नेता लोग खाली भाषणबाजी कर देते हैं और ये कहते हैं कि हमें बड़ी गहरी संवेदना है, लेकिन वो संवेदना को शो नहीं करते। ये सारा पैसे का खेल है। हजारों करोड़ रुपए का बीसीसीआई का टर्नओवर है, तो ये भी एक मसला है। 20,000 करोड़ का टर्नओवर हो गया है उनका। तो देखिए पाकिस्तान को एडवांटेज तो मिल रही है कि अगर ये सारे देश, अगर खास करके ये सब जो कतर होता रहे, ये सब सिक्योरिटी कवर ले लें, तो ये एक तरीके से पाकिस्तान की तो एकदम चांदी हो गई। जो इनके पास एकदम फेल्ड स्टेट हो रखा था, अब इनका रिवाइवल हो गया। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हमने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जबरदस्त एक तरीके से पिछड़ गए हैं, जबरदस्त तरीके से। क्यों? क्योंकि सरकार उतनी एक्टिव नहीं दिखी। क्योंकि ये सरकार ऐसी हो गई है भारत में, चाहे जिसकी हो, 365 दिन 24 घंटे भारत की राजनीति में ही फंसे रहते हैं। यहां तक कि विदेश नीति का निर्णय भी अंदरूनी राजनीति से हो रहा है। अब प्रधानमंत्री सऊदी अरब में थे और वहां से जब पहलगाम का हमला हुआ तो कश्मीर जाने की बजाय आलोचना हो रही थी, चले गए बिहार के चुनाव में, और वहां से वो कह रहे थे सारी बातें। खैर, तो ये बड़ा मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि नेता लोग खाली चुनाव लड़ते रहते हैं और उसी चक्कर में सारे काम होते हैं। इधर पाकिस्तान दूसरा खेल खेल रहा है डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे। आप सुनने में आ रहा है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी काउंटर टेररिज्म का वो प्रेसिडेंट हो गया है कमेटी का। ये कितना हास्यास्पद है स्थिति। अब देखिए ये जो मिडिल ईस्ट का इलाका है, जिसको कि हम वेस्ट एशिया कहते हैं, और ये देखिए अब ईरान और इराक को भी पर्शियन गल्फ का हिस्सा माना जाता है। जो 6 कंट्रीज हैं गल्फ वाली, तो ये भी गल्फ में ही आता है, लेकिन डायरेक्ट वो गल्फ में नहीं आता है। तो
इस क्षेत्र में अब सऊदी का ये जो समझौता है, आलोचक ये कह रहे हैं कि यमन में क्या है कि यहाँ पे देखिए शिया सुन्नी का विवाद चलता है मुस्लिम देशों में। दुनिया की मुस्लिम जो राष्ट्र हैं उसमें 85 से 90% सुन्नी है और 10 से 15% ही शिया हैं। तो इराक, ईरान, ये सब शिया कंट्री हैं। सीरिया में भी शिया सुन्नी सब हैं और हर देशों में, ये जो इराक हो, ईरान हो, सीरिया हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ये हैं। तो अब इराक, ईरान तो शिया डोमिनेटेड हैं, लेकिन जो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सुन्नी डोमिनेटेड हैं और यहां भी शिया सुन्नी का विवाद चल रहा है। भारत में भी सुन्नी लोगों की बहुलता है। तीसरे नंबर पे हम आते हैं मुस्लिम आबादी के अंतर्गत में, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद से 20 करोड़ के ऊपर की आबादी है मुस्लिम जनसंख्या की। तो अब ये लोग ये कह रहे हैं कि सऊदी को क्या चाहिए कि वो एक तरीके से पहले भी पाकिस्तान से सहायता लेता था, लेकिन अब उत्तरी यमन में हाउती विद्रोही हैं यहाँ पे, हाउतीज, और ये ईरान बैक्ड हैं, क्योंकि आतंकवादी संगठन भी अब उसमें बढ़ चुके हैं। जैसे कि हिजबुल्ला है, वो लेबनान से कंट्रोल होता है। हिजबुल्ला एक शिया संगठन है जिसका समर्थन ईरान करता है और इजराइल को तो कोई मतलब नहीं है शिया है कि सुन्नी है। वो आईएसआईएस के ऊपर भी वैसे ही हमला करेगा जैसे कि हिजबुल्ला के ऊपर। आईएसआईएस एक सुन्नी आतंकवादी संगठन है। तो हिजबुल्ला या हाउतीज जो हैं वो समर्थित हैं ईरान द्वारा, और यहाँ पे यमन के उत्तरी इलाके में हाउतीज लोग क्या कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं और सऊदी अरेबिया में प्रॉब्लम हो रही है। और ये मुस्लिम वर्ल्ड भी एक नहीं है, 57 देशों में भी आपस में ही उलझ रहे हैं क्षेत्रीय राजनीति को लेकर। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ने जो समझौता किया है वो ईरान को काउंटर करने के लिए किया है, और यहाँ पे इजराइल बैठा है और यहाँ पे ईरान बैठा है, तो ये अपनी सिक्योरिटी कवर यहाँ पाकिस्तान के थ्रू लेना चाहता है। क्या ये हास्यास्पद बात है? जिसकी सुरक्षा अमेरिका नहीं कर पा रहा है, उसकी सुरक्षा ये 2 कौड़ी का राष्ट्र कैसे करेगा देश? तो ये हास्यास्पद बात है। तो खाली पाकिस्तान की चांदी हो गई है यहाँ पे। और यहाँ तक की हालत यह है कि अफगानिस्तान वाले भी पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई कर देते हैं, तालिबान वाले। तो यहाँ अलग ही मसला चल रहा है बलूचिस्तान के क्षेत्र में, इनकी अपनी झड़प और फायरिंग होती रहती है। और ईरान ने तो बाकायदे पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में 2024 जनवरी में इन्होंने बाकायदे मिसाइल मार दी थी इनके ऊपर। तो इनका अलग ही चलता रहता है। तो कुल ले दे के देखें कि इनमें भी एकता नहीं है। तो ये सऊदी अरब और ये सब जो अगर और भी देश आते हैं तो इनका नुकसान ही होगा। अल्टीमेटली इंडिया को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि हमें अपनी डिप्लोमेटिक फ्रंट्स को मजबूत करना होगा, क्योंकि खाली भाषणबाजी से बात नहीं चलेगी और धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती जा रही हैं। क्यों भारत अलग थलग पड़ता जा रहा है? क्या उसमें किसकी कमजोरी है? कम्युनिकेशन गैप है? क्या हमने रणनीति नहीं बनाई है? हम कितना अध्ययन करेंगे विदेश नीति में? इंप्लीकेशंस क्या है? हम क्यों पिछड़ते जा रहे हैं? आखिर ये जो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब कहां चले गए? देश में आत्मनिर्भरता के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? खाली भाषणबाजी, भाषणबाजी, भाषणबाजी। अगर भाषणबाजी में महाशक्ति बनना होता और जुमलाबाजी में, तो भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन गया होता। तो अब इसको थोड़ा ग्राउंड रियलिटी चेक करके हमें पॉलिसी बनानी होगी, इन सब मामलों की समीक्षा करनी होगी। तो इसमें चीन का ज्यादा फायदा है। यह समझौता अमेरिका की कमजोरी दिखाता है। अमेरिका, जैसा हमने शुरू में ही प्रश्न किया था कि इसके पीछे कौन है, तो अमेरिका इसके पीछे नहीं है, क्योंकि हालांकि अमेरिका के उच्चाधिकारी मिले थे इस समझौते से पहले सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान के पास, लेकिन अमेरिका और सऊदी अरब के संबंध ऑलरेडी खराब हैं। 2017 के आसपास में मोहम्मद बिन सलमान बनता है वहां का क्राउन प्रिंस सऊदी अरब का, और उसके बाद से वो लगातार सत्ता पे कंट्रोल करता है। उसका एक विजन है 2030 तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे निर्भरता को खत्म कर देना, और इसलिए वो आईपीएल की बैठक भी हुई थी जद्दा के अंदर में। अब जब रियाद में समझौता हुआ ये, तो लोगों ने कहा कि भाई अमेरिका ने करवा दिया। अमेरिका बिल्कुल नहीं करवाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो वो खुद सिक्योरिटी देता है, पैसा कमाता है, दूसरा इस क्षेत्र में उसकी कमजोरी हो जाएगी, चीन की बढ़त हो जाएगी। हालांकि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में ये मान के चलिए कि अमेरिका के 50,000 सैनिक हैं यहाँ पे यूएसए के, तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसके बावजूद भी ये सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे। तो इसमें किसका हाथ हो सकता है इस डील में? तो इस डील में हाथ है चाइना का। अमेरिका तो हट गया। चाइना के साथ सऊदी अरेबिया की जो ट्रेड डील है लगभग 113 बिलियन डॉलर की, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है चीन। और चीन बिल्कुल चाहेगा कि अमेरिका को न्यूट्रलाइज करे, भारत को तो परमानेंट न्यूट्रलाइज करे, क्योंकि इस क्षेत्र की बढ़ती हुई महाशक्ति है वो, और भारत से कई गुना आगे निकल गया है, क्योंकि वहां करप्शन नहीं है, एक ही पार्टी की सरकार है, यहां तो कोई डिसीजन ही नहीं हो पाता है। खाली मंत्री बोलते रहते हैं। गडकरी जी कह रहे थे कि हमने रोड अमेरिका जैसी बना दी है, और बरसात हो जाता है, पोल खुल जाता है। हमारे सारे बड़े शहर देखिए एकदम वाटर लॉगिंग से जैम है। खैर, तो
तो ये इस डील के पीछे सऊदी अरब ज्यादा लग रहा है, इस डील के पीछे चाइना ज्यादा लग रहा है, क्योंकि चाइना का सऊदी और पाकिस्तान दोनों के साथ बढ़िया संबंध है, तो दोनों को एक मिला के वो एक साथ एक तीर से दो निशाने कर रहा है। ये जो इसने एरो चलाई, इससे दो निशाने हो रहे हैं। एक निशाना हो रहा है यूएसए की प्रभाव को काउंटर कर रहा है चीन, और दूसरा है इंडिया। इंडिया कहीं ना कहीं संघाई कोऑपरेशन में गया, इसके बावजूद कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान चीन ने खुल के कहा था कि हम पाकिस्तान की आत्मरक्षा के अधिकार के साथ खड़े हैं। हमारे मिलिट्री के अधिकारियों ने भी कह दिया था कि चीन डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा था। इसके बावजूद भी हम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में गए, तो ये मास्टर स्ट्रोक नहीं था, ये कहीं ना कहीं हमारी मजबूरी दिख रही थी वहां पे कि अब अमेरिका से हमारे संबंध खराब हुए तो अब हम चीन के पास चले गए, जब चीन से खराब होंगे तो अमेरिका के पास चले जाएंगे। तो हालांकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई परमानेंट एनिमी और परमानेंट फ्रेंड नहीं होता है, लेकिन थोड़ा हमें इस नीतियों में थोड़ी समझदारी दिखानी होगी। पहले तो विदेश नीति को मजाक के हिस्से से दूर करना होगा कि हर बात पे कि प्रधानमंत्री जी गए, देखिए हाथ मिला लिया, देखिए कैसे प्लेन से उतरे, देखिए इस समझौते से दोनों में कैसे बिजली कड़क रही है, ये सब जो फालतू की चीजें गोदी मीडिया में दिखाती हैं, इससे दूरी बननी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि हमें रियल में जाके और डिप्लोमेटिक चैनल्स को चैनलाइज करना होगा। वो पर्दे के पीछे की बातें हैं, कभी हमें बैक फुट पे आना पड़ता है, कभी फ्रंट फुट में जाना पड़ता है, लेकिन वो अगर पब्लिक डोमेन में रहेगा तो प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा, तो सरकार निर्णय लेने में अपने को कमजोर महसूस करेगी। तो अगर भारत की विदेश नीति को मजबूत बनाना है, सुरक्षित बनाना है, हमें अभी भी पाकिस्तान और अन्य देशों को संतुलित करना है, चीन को, तो हमें ये डिप्लोमेसी को रोज रोज की चर्चा से बाहर करना होगा, विदेश नीति को, और इसको बैकडोर में चलाना होगा जैसे पहले चलता था। तो उसमें आगे पीछे करना थोड़ा आसान होता है। अब पब्लिक डोमेन में आने के बाद चाह के भी, अब देखिए मोदी जी क्यों नहीं अमेरिका जा रहे हैं, अभी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बैठक हुई, वहां फिर ट्रंप ने कह दिया कि यूक्रेन रशिया के वॉर को इंडिया और चाइना प्रमोट कर रहे हैं। तो बार बार वो जो अब उनको भी कहीं ना कहीं है कि हम गए और कहीं जैसे इमैनुअल मैक्रोन जा रहे थे मीटिंग के अंदर में, उनको रोड पे ही रोक लिया न्यूयॉर्क पुलिस ने, ऐसा पहली बार घटना हुआ। वो डोनाल्ड ट्रंप को फोन मिला रहे हैं, तो ट्रंप की मानसिक स्थिति भी वैसी है, जब वो इमैनुअल मैक्रोन को बेइज्जत कर दे रहा है खड़े रोड पे और मिला के कह रहे हैं कि जी हमको हम यहाँ फंसे हुए ट्रैफिक में, आपकी पुलिस हमको जाने ही नहीं दे रही है, ऐसा पहली बार दिखाई दे रहा है। तो अब मोदी जी भी कहीं ना कहीं उनसे बातचीत करने से बच रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से, और ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में है, और अगर कुछ भी करेंगे तो उनकी अंदरूनी राजनीति प्रभावित हो जाएगी। यही अगर रोज रोज चर्चा नहीं होती विदेश नीति पे, तो पीछे कहीं बात कर लिया, क्योंकि कोई परमानेंट एनिमी और फ्रेंड तो होता नहीं है। तो ये सब चीजें थोड़ी सुधारनी चाहिए, और बाकी मीडिया पे भी कंट्रोल करना चाहिए, दिन भर बकवास न्यूज दिखाते रहते। तो अंत में क्या कह सकते हैं कि ये जो डील हुई है, इसमें कोई लॉन्ग टर्म में तो नुकसान नहीं है, क्योंकि ये सऊदी अरब भी भारत के साथ मजबूत संबंधों में है, और ये पूरा गल्फ ही भारत के साथ मजबूत संबंधों में है। इसका तात्कालिक लाभ चीन को मिलेगा, अमेरिका का नुकसान है, भारत का नुकसान है। हालांकि कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, अमेरिका का बड़ा नुकसान है क्योंकि चीन उभर रहा है, भारत तो कहीं ना कहीं इधर उधर करके संतुलित कर ही लेगा मसले को, और इनकी मलाई हो गई है। समझिए कि ये एक फेल्ड स्टेट की ओर बढ़ रहे थे, और दोनों की चांदी हो गई है। दोनों जो है एक तरीके से असीम मुनीर और शहबाज शरीफ, दोनों अंदरूनी राजनीति और विश्व राजनीति दोनों में लाइमलाइट में आ गए हैं, और इनका फायदा हो गया है। हालांकि इनके सैनिक भाड़े पे जाएंगे सऊदी अरब में, जगह जगह जाएंगे, मरेंगे, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इनका धंधा ही है कि आतंकवाद फैला के अपने सैनिकों को भेज के पैसा कमाना, भले ही देश बर्बाद हो जाए। इसलिए मिलिट्री का अधिकारी पाकिस्तान में बहुत पैसे वाले हैं, भ्रष्टाचार में भी लिप्त हैं, और नेता भी हैं। आम जनता बहुत गरीब है, आम जनता बस इसी में खुश है कि हमने सोशल मीडिया पे भारत को हरा दिया। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले सेशन में इसी तरीके की। बताइएगा कि आपको ये पूरी चर्चा कैसी लगी, आपको क्या लगता है कि क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी इस दौर में थोड़ी कमजोर हुई है? हमें और भी मॉडिफाई करना होगा, अध्ययन छोड़ के रियल एक्शन करना होगा, और पाकिस्तान की बढ़त को कमजोर धीरे धीरे करने की कोशिश करनी होगी। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे रियल रीजन क्या है? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और अगर ये सेशन पसंद आए तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।